हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे कि किस तरह से यूरोपियन कंपनी भारत में आए थे। और यूरोपियन कंपनी का मतलब ये है कि यूरोप में जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं उसमें से किन किन कंपनियों ने भारत में अपना व्यापार प्रारंभ सबसे पहले किया था और किस तरह से वो आए थे भारत में होकर के। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने देखते हैं थ्योरी का सेक्शन का ये पहला वीडियो है दोस्तों। आप इसको अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरह से यूरोपियन कंपनी भारत में आए थे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है आपको मैं स्टोरी की तरह बताऊंगा। दोस्तों देखिए, यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो नाविकों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने यहाँ से पैसे प्रदान करते थे, यानी पैसे देते थे। और वो बहुत ज़्यादा क्योंकि समुद्री रास्ते को खोजने में माहिर हुआ करते थे, तो पुर्तगालियों को स्पेन के लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके समुद्री रास्ते की खोज करवाते थे। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात जानना आपको होगा कि स्पेन जो है वो कहाँ का है, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोप के कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा जो है समुद्री रास्ते की खोज कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय टर्की और इटली का जो है यूरोप के महाद्वीप में बहुत ज़्यादा वर्चस्व था और व्यापार किसी देश को करने नहीं देते थे। यही दोनों देश व्यापार करते थे। तो दोस्तों इस तरह से यूरोप के दूसरे जो कंट्री थे वो चाहते थे ईस्ट की तरफ व्यापार करना। तो दोस्तों समुद्री रास्ते की खोज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भूस्थल के रास्ते से आ पाना बड़ा नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ था, पर्वत था और बहुत ज़्यादा नदियाँ भी बीच में पड़ती थी। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा, जो कि स्पेन के द्वारा लगाए हुए पैसे से भारत आता है। और दोस्तों वो किस तरह से आता है, देखिए वास्को डिगामा जो है वो सबसे पहले आता है गुजराती व्यापारी जो है पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद के सहायता से। ठीक है, अब्दुल मजीद के साथ सहायता से, क्योंकि अफ्रीका में जो सबसे निचला महाद्वीप का हिस्सा रहता है उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निचला वाला हिस्सा केप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज बार्टोलोमियो डियास ने की थी। दोस्तों अभी मैं आपको मैप में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचता है। तो दोस्तों कब पहुंचता है वास्को डिगामा भारत में, दोस्तों 1498 में। और देखिए दोस्तों, जब वास्को डिगामा गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से पश्चिमी तट पर पहुंचता है, क्योंकि दोस्तों उसको अब्दुल मजीद जो है वो कहाँ पे मिला होता है, उसको मिला होता है अफ्रीका के अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचले हिस्से केप ऑफ गुड होप में उसको मिलता है। उसी के साथ होकर के वो भारत में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो किसने की थी भारत की, वो की थी वास्को डिगामा ने। उससे पहले भी आपको बता दो दोस्तों कि वास्को डिगामा से पहले 1492 में कोलंबस भी भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वह गलती से उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज कर देता है। तो दोस्तों देखिए, पहले कालीकट बंदरगाह पे जब पहुंचता है तो समुद्री मार्ग पर दोस्तों किसने खोज की होती है समुद्री मार्ग के रास्ते की, तो वास्को डिगामा ने। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ का है, पुर्तगाली नाविक है, याद रखिएगा, पुर्तगाली यात्री है, इसी ने खोज की थी। तो आगे दोस्तों देखिए चलते हैं अपने। दोस्तों देखिए, कालीकट के जब पहुंचता है वास्को डिगामा तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो पहुंचता है। लेकिन दोस्तों जब वो पहुंचता है तो वहाँ का जो लोकल राजा रहता है, जिसका नाम जमोरिन रहता है, जमोरिन उसकी सहायता करता है और जमोरिन जो है उसको स्वागत करता है और उसको अपने दरबार में लेकर जाता है। उसको तो दोस्तों डर लगता है कि कहीं यह ले जाकर मुझे बलि न चढ़ा दे, लेकिन जमोरिन जो है उसका स्वागत करता है और उसे ढेर सारे मसाले जो है वास्को डिगामा को स्वागत के स्वरूप देता है, भेंट करता है। जो कि दोस्तों वास्को डिगामा बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि देखिए अगले लाइन में हमने लिखा है कि वास्को डिगामा जो है वो भारत के आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हो गया। क्योंकि दोस्तों देखिए, वास्को डिगामा को बहुत ज़्यादा काली मिर्च और बहुत ज़्यादा जो है मसाले दिए जाते हैं। बाद में उसको बेचकर वो पुर्तगाल में दोस्तों 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में हाहाकार मच जाता है दोस्तों कि इतना ज़्यादा लाभ कहाँ से यह मसाले लाकर कमा रहा है। क्योंकि दोस्तों मसाले पहले यूरोपियन कंट्री को पता नहीं थे कि मसाले क्या होते हैं। दोस्तों इसको खाने में डालकर बहुत अच्छा खाना बनाया जा सकता था उस वक्त, लेकिन किसी को पता नहीं था यूरोपियन कंट्री के लोगों को। लेकिन जब वास्को डिगामा यह मसाले लेकर जाता है यूरोप में, तो यहाँ पे खलबली मच जाती है कि इतने अच्छी मसाले का ये कहाँ से आयात कर रहा है। तब पता चलता है कि यह भारत से जो है लेकर आता है, जो कि केरल के कालीकट बंदरगाह से लेकर आया हुआ होता है। ठीक है, तो दोस्तों कितने गुना मुनाफा कमाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 60 गुना दोस्तों मुनाफा कमाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो पुर्तगाली वास्को डिगामा जब जाता है वापस, तो फिर पुर्तगाल के देशों से बहुत सारे गवर्नर भारत में बनकर आते हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बनकर के आता है उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
फ्रांसिस्को डे अल्मेडा दोस्तों सबसे पहले भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला जो पॉइंट है वह है व्यापारिक हितों के पक्ष में हिंद महासागर में वर्चस्व स्थापित करने के लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी देखिए दोस्तों क्या होता था कि हिंद महासागर भारत के दक्षिणी हिस्से में पड़ता था, वहाँ पर वो जो है ना बहुत सारे अपने बेस कैंप स्थापित कर लिया था। कौन स्थापित कर लिया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों देखिए, क्योंकि कोई भी दूसरे कंट्री का जहाज वहाँ व्यापार करने के लिए न पहुँच पाए, इसलिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल योजना का शुभारंभ कर दिया कि कोई भी दूसरा देश जो है पुर्तगाल के अलावा वहाँ पहुँच न पाए, भारत के अंदर न पहुँच पाए। ठीक है, इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, जो कि पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले उससे मैं बता दूं आपको, इस मैप में आपको देखकर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पुर्तगाली यात्री आए थे। देखिए दोस्तों, ये पुर्तगाल देश आपको पड़ेगा। पुर्तगाल से देखिए दोस्तों, इस रास्ते से होकर पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, और पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है। देखिए, पुर्तगाल से सबसे पहले स्पेन के लोगों ने जब पुर्तगाल को यानी वास्को डिगामा को पैसा दिया, तो वास्को डिगामा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक के लिए रास्ते थे, तो उसको पता ही था कि यहाँ केप ऑफ गुड होप पड़ता था। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का छोटा करके कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पड़ता था। देखिए, केप ऑफ गुड होप एकदम आपको नीचे पड़ता था यहाँ पे, और केप ऑफ गुड होप यहाँ पे पड़ता था, जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज की थी बार्टिलोमियो डियास। बार्टिलोमियो डियास नाम के व्यक्ति ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ठीक है, जो कि ब्राज़ील का रहने वाला था। वहाँ तक तो दोस्तों सब कोई रास्ता जानता था, पुर्तगाल से होकर यहाँ तक तो रास्ता सब कोई जानता था। और यहाँ पर ही उसको जो है एक गुजराती व्यापारी मिलता है जिसका नाम इब्ने मस्जिद होता है, और उसी के साथ सहायता से दोस्तों वह केरल के कालीकट बंदरगाह पे इस रास्ते से होते हुए वो पहुँच जाता है। ठीक है, और जो दो रास्ता आपको दिख रहे हैं, वो एक रास्ता जाने का है और एक रास्ता वापस आने का है वास्को डिगामा के। तो इस तरह से गुजराती व्यापारी आसानी से उसको लेकर के कालीकट के बंदरगाह पे पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वो आया था, इसलिए आपको आसानी से यह चित्र देखकर पता लग जाएगा कि पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डिगामा, वो किस प्रकार से जो है वो समुद्री रास्ते से भारत में आया था। दोस्तों देखिए, समुद्री रास्ते से पहले भी भारत में जो है ब्रिटेन की कंपनी आ चुकी थी। उस कंपनी का नाम था लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी जो थी वह जो है भूस्थल के रास्ते से आने वाली वो पहली कंपनी थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ था कि पहला भारत में भूस्थल से आने वाली कंपनी कौन सी थी, तो वो लिवेंट कंपनी थी। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा अगला पॉइंट आज का है, अल्मेडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आया था। दोस्तों देखिए, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा के बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर 1510 में बनकर आया था, और वो कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना को और ज़्यादा सुदृढ़ करना, यानी स्ट्रांग करना। इसने इसी के क्रम में दोस्तों बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह को दोस्तों 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में इसने गोवा को इस पे छीन लिया था, गोवा से अधिकार को छीन लिया था, और इसको गोवा को हरा करके दोस्तों गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो याद रखिएगा, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को कब छीना था? 1510 ईस्वी में छीना था। और किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से छीना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों आज का है, इसलिए दोस्तों इसको जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में? वह माना जाता है किसको? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, क्योंकि हमने अभी आपको पहले बताया है। किसको जाना जाता है जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अपने देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो दोस्तों आज का अगला पॉइंट है, देखिए अल्बुकर्क जो था 1511 में दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी। दोस्तों अगर दक्षिण पूर्वी एशिया में आप ध्यान दें, एशिया पे अगर ध्यान दें, तो भारत का ये मानचित्र है नीचे हिस्से का, ठीक है, दक्षिण के हिस्से का। यहाँ पे आप ध्यान दें तो इस तरफ जो है आपको फारस की खाड़ी के मुहाने पर, यहाँ पे एशिया महाद्वीप में यहाँ पे आपको फारस के मुहाने की खाड़ी पड़ेगी। फारस में जो है कि बहुत सारे अरेबियन कंट्री भी आते हैं। तो दोस्तों देखिए, वहाँ पर बहुत अधिक हारमुज जल संधि एक होता है। हारमुज जल संधि में दोस्तों ईरान की तरफ पड़ता है। ईरान देश आपने देखा होगा, मैप में आपको देख लीजिएगा, ईरान जल संधि में हारमुज जल संधि पड़ता है। तो उसमें दोस्तों वहाँ पर जाकर अधिकार कर लेता है कौन? वहाँ पर जाकर के अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली गवर्नर, वो अधिकार कर लेता है, और अधिक से अधिक मात्रा में जो है पुर्तगाली साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए दोस्तों मैंने इसलिए क्वेश्चन भी आपसे पूछा है कि पुर्तगाली गवर्नर जो है वो कौन सा जिम्मेदार रहता है भारत में अस्थायी शासन स्थापना के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को दोस्तों। अल्बुकर्क के बाद 1529 में दोस्तों कौन आया था?
नीनो डी कुन्हा जो है वो बन करके गवर्नर आया था 1529 से 1538 के बीच जो है वो पुर्तगाली गवर्नर रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बाद में पुर्तगाली यात्री अगर वास्को डी गामा की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। जैसा दोस्तों हमने बताया था, समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी भारत की, वो की थी वास्को डी गामा ने। कब किया था, 1498 में किया था। और जमोरिन जो है राजा ने उसकी मदद की थी दोस्तों, कहाँ पे, कालीकट बंदरगाह पे उसका स्वागत किया था, मतलब एक तरह से वहाँ का राजा वो था। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का, कोलंबस ने अमेरिका, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि 1492 में सबसे पहले जो है कोलंबस को यह काम दिया गया था स्पेन के यात्री को कि आप जाइए भारत की यात्रा करिए और भारत का समुद्री मार्ग की खोज करिए। लेकिन जो है कोलंबस गलती से वह भारत की खोज नहीं करता है और 1492 में उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका की खोज कर देता है और गलती से जो है वो अमेरिका पहुंच जाता है, जिसका नाम उत्तरी अमेरिका या नई दुनिया के रूप में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नई दुनिया जो है किसका नाम था, उत्तरी अमेरिका का। तो कौन खोज करता है, कोलंबस। ठीक है, और ब्रिटेन का कैप्टन कुक जो होता है उसने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया खोज किसने की थी, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने। ठीक है, याद रखिएगा। और बाद में दोस्तों मैं बता दूं कि पुर्तगालियों के ही भारत में प्रथम फैक्ट्री का जो स्थापना किया था वो अल्फांसो द अल्बरकुक ने किया था 1503 में। दोस्तों कहाँ सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी, पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो खोली थी वो खोली थी कोचीन में। कहाँ खोली थी, कोचीन में। ठीक है दोस्तों, कोचीन भी कहाँ पड़ता है, दक्षिण के आपके केरल में पड़ता है। ठीक है, कोचीन में सबसे पहले फैक्ट्री खोली गई थी पुर्तगालियों द्वारा। और दोस्तों यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली ही थे। तो इस तरह से दोस्तों देखिए पुर्तगालियों का हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। पुर्तगालियों से आप जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से आप बन सकता है। देखिए दोस्तों, ये बाद में आप भारत के इतिहास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मॉडर्न हिस्ट्री में। और दोस्तों आधुनिक इतिहास में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाया गया है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे पार्ट को भी लाऊंगा मैं। ऐसे ही करते करते बहुत सारे सीरीज लाऊंगा। तो दोस्तों आप देखना इसको मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।